नमस्कार, आमद इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन सिंह। आज हमारे साथ खास चर्चा में यानी कि चर्चा एक मुद्दा में मौजूद है चोमू से विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, बयानों के भी राजस्थान में जाने जाते हैं। हमारे साथ चोमू से विधायक रामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत वक्त निकालने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद है आमद इंडिया के संपादक पुलकित शर्मा जी। पुलकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और चाइना की सीमा पर जो विवाद गहराया हुआ है 15 जून के बाद लगातार, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। किन्हीं कारणों से हमारे साथ कांग्रेस के साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोशिश होगी कि वो इस चर्चा में आगे वक्त रहते तो उनसे भी कुछ सवाल जवाब होंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी की ओर से विधायक शर्मा जी मौजूद हैं और उन्हीं करेंगे। पुलकित जी के साथ हम चर्चा करेंगे क्या कुछ पक्ष उनका है इस पूरे विवाद को लेकर के, लेकिन कुछ जो भूमिका है वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। 15 जून की रात को आपको बता दूं कि मैं जो फिंगर्स 1 से लेकर जो 8 के बीच का जो हिस्सा है, वहां फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के एरिया को ग्रे एरिया कहा जाता है, जहां ये पूरा मसला, जो पूरा विवाद है, खड़ा हुआ। एक हिंसक जो झड़प हुई और उस हिंसक झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए। लेकिन चाइना में चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, तो उन्होंने नहीं बताया कि वहां कितने सैनिक उनकी ओर से जो वहां पर मरे हैं, लेकिन लगातार ये मीडिया में खबरें आई कि उनकी संख्या कहीं अधिक थी। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद में 3 जगह अब ऐसी बन गई हैं रामलाल जी और पुलकित जी, जहां इंडिया और चाइना का जो विवाद है वो बेहद गंभीर है और उसमें से एक जगह बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। पहला, पैंगोंग लेक, जो फिंगर 1 से फिंगर 8 का एरिया है जी। दूसरा, आपको बता दूं, गलवान रिवर वैली, जहां पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। वहां बिल्कुल क्लियर है कि क्या चाइना की टेरिटरी है, क्या इंडिया की टेरिटरी है। और तीसरा है स्प्रिंग हॉट, कॉनकार पास। वहां बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन चाइना वहां एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अभी जो मौजूदा स्थिति में सबसे भयावह स्थिति या जो टकराव की स्थिति है, वो गलवान रिवर वैली में बनी हुई है। लगातार जो विपक्ष की ओर से रामलाल जी, सत्ता पक्ष यानी कि आपकी पार्टी, केंद्र सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जाते रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्यों प्रधानमंत्री खुलकर चाइना का नाम नहीं लेते, क्यों चाइना का नाम लेकर के वो संबोधित नहीं कर रहे हैं कि अब आपकी ये जो विस्तारवादी नीति है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया, लद्दाख के दौरे में किया, क्यों डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं? क्या कोई अलग रणनीति आपको समझ में आती है या कोई अलग तरीका अपनाया जा रहा है अब चाइना को टैकल करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो चाइना के बॉर्डर एलएसी की जो विवाद है, उस विवाद का मुख्य कारण ही एक ही है, और एक है कि चाइना विस्तारवादी नीति अब से नहीं, वर्षों से रखता है। और इस विस्तारवादी नीति के ऊपर अंकुश लगाना भारत का प्रथम दृष्टया ये धर्म है कि उसके इस मंसूबे के ऊपर पानी फेरने का काम भारत की करे। आपने देखा होगा कि 70 साल तक भारत की सेनाओं के हाथ बंधे हुए थे। जब भी कोई घटना घटित होती थी बॉर्डर के ऊपर, तो भारत की सेना प्रतिक्रिया करने के लिए दिल्ली की ओर आशा भरी निगाहों से देखती थी, लेकिन दिल्ली उन्हें कभी अनुमति नहीं देती थी, उसके हमेशा हाथ बांध के रखती थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद में फ्रीडम जो दिया गया सेना को, और सेना को इतना फ्रीडम दिया गया कि यदि आपका सीज फायर का उल्लंघन करती है, अगर कोई विदेशी सेना करती है या वहां के आतंकवादी करते हैं, तो आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। बॉर्डर की सुरक्षा करना आपका प्रथम धर्म है और वो आप अपना धर्म निभाए। और इस विस्तारवादी नीति के तहत चाइना ने भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ, और उसको खदेड़ते हुए और उनको बाहर निकालने का काम भारतीय सेना ने पूरे जाबाजी के साथ किया, पूरे मजबूती के साथ किया। लेकिन साथ में एक चीज हमें और समझने की आवश्यकता है कि जो एलएसी है, जो बॉर्डर है, वो भौगोलिक दृष्टि से कई प्रकार से भिन्नताएं ली हुई है। वहां पर सर्दियों के अंदर कोई रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता,
ऊंचे पहाड़ है, उन पहाड़ों के ऊपर सुगम रास्ता नहीं है, कोई जा नहीं सकता। और एक जो समझौता हो रखा है कि उस एलएसी के ऊपर अगर पेट्रोलिंग करने वाले जो गाड़ियां हैं या जो सेना के जवान है वो बिना हथियार रहेंगे। यदि एक दूसरे की सीमाओं में अगर प्रवेश करने की चेष्टा अगर करेंगे या गलती से आएंगे तो उनको कंधे से ही वो धकेलने का काम करेंगे, वहां वेपन्स का उपयोग नहीं करोगे। इस तरीके के जो समझौते हो रखे हैं उन समझौतों की पालना करते हुए, और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी इस पूरे हालातों का जायजा लेने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लद्दाख भी गए और सेना के जवानों को कहा कि कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय सीमाओं की रक्षा करना आपका फर्ज है, आपका धर्म है। आपकी जाबाजी को मैं सलाम करता हूं। एक चीज आपने कही कि चाइना का नाम क्यों नहीं लिया। कुछ बातें ऐसी है कि जहां सीधा अटैक हम नहीं कर सकते, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय कानून की पालना हो, चाहे हमारे समझौते हो, चाहे हमारे एमओयू हो रखे हो। रामलाल जी, बात करना चाह रहा हूं मैं आपकी। हम पाकिस्तान का नाम तो बड़े आसानी से ले लेते हैं। आप भी कह रहे हैं कि कई चीजें जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम खुले तौर पर नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम बहुत आसानी से खुले तौर पे लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों? देखिए, पाकिस्तान की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो दिखती हुई संदिग्ध गतिविधियां हैं जी, और उनसे उनके प्रमाण कहीं जुटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई चीजें ऐसी है कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, कई ऐसी एजेंसी है कि उन एजेंसियों के अंदर सबका अपना अपना पक्ष रखने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार निर्णय ऐसे हैं कि जो निर्णय घोषित करके हम नहीं ले सकते, हम डिक्लेयर करके नहीं कर सकते, वो हमारी एक रणनीति का हिस्सा होता है, हमारी नीति का हिस्सा होता है। और उस नीति के हिस्से का हम उस तरीके से, जैसे आपने अभी कहा कि कम्युनिस्ट की सरकार होने के नाते चाइना के अंदर इतने प्रतिबंध है कि वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वहां पर प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो बिना सरकार की परमिशन के कोई न्यूज चला सके। जबकि भारत के अंदर तो सबको अभिव्यक्ति की आजादी भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, अलग से आपके न्यूज चैनलों को फ्रीडम भी है, जो कुछ है सत्य उसको आप दिखाएं, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहां इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध है। भारत की सरकार की इच्छा शक्ति एक ही है कि भारत की सीमाओं की रक्षा ये पहला धर्म है, और उन रक्षा करते हुए सैनिकों के हाथ कभी बंधे हुए नहीं हो, वो फ्रीडम हो। और आपने देखा होगा कि आज सेना का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वो इसीलिए है कि भारत सरकार कि दिल्ली की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको लगता है सेना को कि साहब देश की सुरक्षा के लिए ये निर्णय करना उचित है तो वो निर्णय करते हैं और जवाबी कार्रवाई भी करते हैं, मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। और आपने देखा होगा कि 1962 की स्थिति और 1962 के बाद के अंदर जो भारत का हिस्सा चाइना ने कब्जा किए हुए था, आप मानकर चलिए कि आने वाले समय के अंदर हमारे भारत के हिस्से की 1 इंच जमीन भी चाइना के कब्जे के अंदर नहीं रहेगी। यानी कि आप उस बयान का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में जिसका जिक्र किया था, और जो विपक्ष लगातार उन पर सवाल कर रहा था कि जिस तरीके से आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति को बदल रहे हैं, उसके बाद क्या पीओके और क्या अक्साई चीन को भी आप हिस्सा मानते हैं। मुझे लग रहा है शायद आप उसी की ओर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन रामलाल जी, जो आपने कहा कि कई तरह की रणनीतियां होती हैं और सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया जा सकता, तो क्या ये रणनीति ट्रेड की वजह से है? क्योंकि जो ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में है, वो दर्शकों को मैं बता दूं, जो भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार होता है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस वक्त चाइना का है। तकरीबन उस पूरी ट्रेड में 10% हिस्सा चाइना अकेला रखता है। एक तरीके से डोमिनेटिंग स्थिति में इस वक्त चाइना इंडिया के सामने खड़ा हुआ है। हम आगे जो वक्त है उसमें आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो आंकड़ों में कितने बड़े बड़े जो आंकड़े हैं, जो बिलियन डॉलर जिन्हें कहा जाता है, उसमें ट्रेड दोनों देशों के बीच में चलता है। लेकिन पुलकित भाई, मैं आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि जो पैंगोंग लेक की जो स्थिति है, वहां पर उस लेक की जो कुल लंबाई है वो 130 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर चौड़ी है, और जो एलएसी है उसके बीच में से निकलती है। उसी दौरान वहां पर वेस्ट साइड जो इंडिया का है, वहां से फिंगर 1 शुरू होती है, और जो चाइना का हिस्सा है वहां फिंगर 8 जाकर के लगती है। लेकिन इंडिया क्लेम करता है फिंगर 8 तक हमारी टेरिटरी है। चाइना क्लेम करता है कि आप लोगों की टेरिटरी सिर्फ फिंगर 2 तक है और हम वहां पर रहेंगे। और इसी एरिया को रामलाल जी ग्रे एरिया कहा जाता है, जो किसी का नहीं है, और दोनों अपनी आम सहमति से वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं।
लेकिन हुआ ये है कि फिंगर 4 तक अब चाइना स्थित है और फिंगर 4 पर रोके हुए हैं हम उसको। तो अब इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? कब्जा नहीं कहे, घुसपैठ नहीं कहे तो फिर क्या कहें रामलाल जी? मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना के कब्जे के अंदर नहीं रहेगी वर्तमान दृष्टि को देखते हुए। और जो चाइना ने भारत के ऊपर, चाहे 62 हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे उसके बाद में हो, विस्तारवादी नीति के तहत हिंदुस्तान की जमीनों को हथियाने का काम या घुसपैठ करने का काम अगर वो किया है तो उसको अपनी पूर्ववर्ती स्थिति के ऊपर आना पड़ेगा। अब ये 62 वाला इंडिया नहीं है, ये इंडिया जवाब देने वाला इंडिया है। रही बात ये कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसी संस्था है कि जिसके तहत सारे व्यापारिक दृष्टिकोण के आधार के ऊपर समझौते होते हैं, उसकी पालना भी होती है। भारत भी उससे जुड़ा हुआ भी है और जुड़ा होने के नाते उसकी जो नियम और समझौते हैं उनकी पालना भारत करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी पालना और उसकी बाध्यता के तहत भारत अपनी एकता और अखंडता को भी भूल जाए। भारत कभी भी अपनी एकता और अखंडता को नहीं भूलेगा। भारत की एकता और अखंडता उसका पहला धर्म है, उसकी पहली एक तरीके से आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए वो कभी भी इस तरीके से चीजों से समझौता नहीं करेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान के अंदर चाइना के लगभग आपने देखा होगा कि 224 जो ऐप है उस ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम भारत सरकार ने किया है। ये इतना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसको भी मध्य ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत भी इसी क्षेत्र के अंदर एक कदम है। और साथ में एक चीज और जो भारत सरकार ने किया है, लोकल को वोकल करने की आवश्यकता है। जो चीज जहां जिस गांव के अंदर पैदा होती है उसके प्रति लोगों की भावना हो, उसके प्रति लोगों का जुड़ा हो और उससे का ट्रेड, वो लोकल व्यक्ति उसका ट्रेड करे, उसको प्रचारित करे और उसको प्राथमिकता देने का काम करे। तो आप देखना आने वाले समय के अंदर जहां भारत के व्यापार के अंदर चाइना के छोटी छोटी चीजें, जहां हमारे जो ग्रामीण उद्योग थे उनको नष्ट करने का काम इन लोगों ने किया है, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, फर्नीचर का सामान हो, या इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों के खिलौने हो। तो आज पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियां, गलत समझौते और उसकी वजह से जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे वो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चाहे हम जातियों के अंदर बैठे हुए थे, कुम्हार मटके बनाने का काम करेगा, रामलाल जी मैं माफी के साथ आपको यहाँ रोक रहा हूँ। कुछ आंकड़े मैं बता दूं जो आप जिक्र कर रहे हैं जिन चीजों का कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, कुछ मैं उसमें आंकड़े आपको बता दूं, फिर आप उनको सुनने के बाद में फिर आप अपना जवाब फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस टुडे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019 और जो 2020 का पूरा एक साल का जो टेन्योर है उसमें भारत और चीन के बीच में तकरीबन 7.9 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। अब आप इसमें ये देखिए कि जो भारत और चीन के बीच में जो पूरा व्यापार है उसमें भारत चीन से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है बनस्पत एक्सपोर्ट के। और क्या सिचुएशन क्या है उसकी वो मैं आपको बता देता हूं। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2018-19 में भारत की तरफ से जो चीन के लिए निर्यात था वो केवल 16.7 बिलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन ये रकम होती है 1,27,000 करोड़। लेकिन भारत ने जो चीन से एक्सपोर्ट किया उसकी जो कुल कीमत है वो है 70.3 बिलियन डॉलर, यानी कि 5.35 लाख करोड़ रुपए। और इसी की वजह से रामलाल जी भारत का जो घाटा है वो बढ़ता है और चीन जो है इसी वजह से भारत पर कहीं ना कहीं ट्रेड में डोमिनेट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोकल को वोकल को मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि चीन के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो सके? क्योंकि ये महत्वपूर्ण आंकड़े इसलिए भी हैं कि 2001 से और 16 के बीच में जबरदस्त उछाल आया है। और ये इसको आप ऐसे समझिए कि जो PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट है उसमें 2001 के अंदर इंडिया चाइना के बीच का व्यापार था वो महज 20,000 करोड़ रुपए का था रामलाल जी, यानी कि 2.71 बिलियन डॉलर। और अब 2016 की अगर वो रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक 70 बिलियन डॉलर यानी कि 5.32 लाख करोड़ की ये ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में, जहां एक तरफा चाइना डोमिनेट कर रहा है इंडिया को। क्या कहिएगा?
कैसे करेंगे लोकल फॉर वोकल, कैसे चाइना से भारत अपनी जो निर्भरता है उसे कम करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। अभी पुलकित भाई भी इसमें बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया की बड़ी बड़ी जो डिजिटल ट्रांसफर की जो ऐप है बड़ी बड़ी, वहां कितना हिस्सेदारी चाइना ने ली हुई है, कितना बड़ा निवेश वहां पर किया हुआ है। रामलाल जी, वक्त आपका है। देखिए, मोदी जी ने एक बात कही थी कि ईश्वर सबको कुछ ना कुछ गुण देता है, ऐसा इंसान कोई है नहीं जिसके अंदर कोई कमी हो, लेकिन हाथ का हुनर जिसके हाथ में है वो आदमी सर्वाइव भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा और अपनी काबिलियत भी दिखाने का काम करेगा। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया। कॉलेज शिक्षा के अंदर भी बदलाव इस आधार के ऊपर किया कि डिग्रियां लेकर आप बेरोजगार बैठे रहे, उसके बजाय ये है कि आपके हाथ का हुनर हो, काबिलियत हो, आपको उसका सपोर्ट करने के लिए बैंकों को भी जो लघु और कुटीर उद्योग लगाने के लिए जिस तरीके से सहायता देने का काम किया, टारगेट बेस के ऊपर किया। बैंकों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ऋण दीजिए, लोगों को बुलाइए, बिना आपको मोर्गेज किए हुए प्रॉपर्टी आप पैसे दीजिए, उसकी गारंटर भारत सरकार बनेगी। तो ये इस क्षेत्र के अंदर एक बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा अवसर है। और जो चुनौतियां हमारे सामने है, उन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और आप इसका बेहतरीन परिणाम आप आने वाले समय के अंदर देखोगे कि किस तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको सपोर्ट करिए, स्किल के माध्यम से भी, ट्रेड के माध्यम से भी, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का काम भी कर रही है। और आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आएगा। लेकिन रामलाल जी इसमें मुसीबत ये मुझे नजर आती है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं सरकार का दोष है, क्योंकि कोविड के बाद में जो स्थिति अब अर्थव्यवस्था की बन गई है, उसमें सबसे भयावह स्थिति में इस वक्त हमारा देश है, जहाँ जीडीपी इस वक्त माइनस में है, और वो आंकड़ा भी आपके सामने है कि -23.9 जो है इस वक्त जीडीपी नीचे है। पहले उसको कवर करना और उसको कवर करते हुए प्लस में आना और फिर से उस मुहिम को बनाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम भी है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, उसे भी अचीव करना है। हम वो बात नहीं करना चाहते रामलाल जी, क्योंकि जो और जगह हो रही है कि क्या कुछ सीमा पर कितने टैंक और या कितने फाइटर जेट पहुंच गए, वो सेना का मसला है। जो देश का आम नागरिक है वो किस तरीके से चाइना और इंडिया के स्कोर में देश की सेवा कर सकता है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, उसका एकमात्र माध्यम है वो है मार्केट। बाकी सब कुछ सेना करेगी और जो रणनीतिकार है वो अपने अपने स्तर पर कर ही लेंगे। एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ पुलकित जी, उसके बाद अपना कमेंट देंगे। जो भारत और चीन के बीच में 2016-17 के दौरान जो ट्रेड हुआ, उसमें ट्रेड डेफिसिट जो था वो 47.1% था, और ये एक दशक का रामलाल जी सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट था। लेकिन अगले साल तेजी से घटा भी, और 2019-20 में ये महज 30.3% पर रह गया। लेकिन अभी भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना अभी भी बहुत डोमिनेटिंग स्थिति में हमारे सामने खड़ा हुआ है। पुलकित जी, कैसे डील किया जाएगा? सेना सीमा पर डील कर लेगी, सरकार आपस में बातचीत कर लेंगी, मार्केट के हिसाब से, मार्केट के तौर तरीकों से चाइना को कैसे डिफीट किया जाए, कैसे कमर तोड़ी जाए? चेतन जी, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि चाइना जो मार्केट है, तो मैं उसके ऊपर बताना चाहूँ कि इंडिया की कई बड़ी कंपनियां, मैं 2-4 को नाम लूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कितनी कंपनियां हैं। अगर हम ओला की बात करें तो उसके अंदर चाइना पैसा लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो वो भी इंडियन कंपनी है, उसके अंदर भी चाइना का पैसा लगा हुआ है। पेटीएम, उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। बायजूस, उसमें पैसा लगा। ये तो मैं वो नाम ले रहा हूँ जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको पता है। लेकिन कई स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिनको चाइना फंडिंग कर रहा है। रामलाल जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया है और सभी लोग उसके ऊपर लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन जाए। हर कोई, हर व्यक्ति, हर भारतीय यही चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं या आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कहते हैं, तो फंडिंग कर रहा है। तो ये कैसा भारत हुआ कि उसकी फंडिंग चाइना कर रहा है, आपकी कंपनियों की, इंडियन कंपनियों चाइना पूरी फंडिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लेके जाएगा ना। आप ये देखिए, अभी आप बात करें हम एक और कि चीन की जो चालबाजी चल रही है, मार्केट की बात कर रहे थे। ये समझिए कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ लोकल लेवल का, कि अगर हम स्टील, तो हमारे यहाँ पर से हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, तो 10 रुपए की अगर हम स्टील अगर हम हैं तो वो 100 रुपए का माल बना के हमें दे देता है, यानी कि सीधा 10 गुना। आप समझ
₹10 का माल तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन और उससे सीधा ₹100 का, तो बेनिफिट उसी को मिल। मैं रामलाल जी, आपकी बात थी, मैंने आपकी बात काटी नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि हमारा मिशन जरूर सही है, हम सब उस मिशन के अंदर है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि अगर हम सामने वाले को डिफीट करना चाहते हैं तो 224, अभी आपने कहा कि 224 जो ऐप हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। क्या आप मानते हैं कि 224 जो ऐप है उनके ऊपर बैन लगाने से चाइना को डर लग जाएगा, वो हमारे बारे में हमारे सामने कदम उठाने के बारे में, जो भी नागवार जो कदम उठाता है, वो हरकतें करता है सीमा पर, वो करना बंद कर देगा? मुझे तो नहीं लगता। देखिए पुलकित जी, कभी भी कोई बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो हम डायरेक्ट उसका ऑपरेशन नहीं करते जी। पहले उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, फिर उसकी जांचें की जाती है, जांचों के बाद बीमारी का पता जब लगता है कि इतनी गंभीर बीमारी है, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, और ट्रीटमेंट होते होते लास्ट स्टेज के ऊपर उसको ऑपरेट भी किया जाता है। ये शुरुआत है, इस शुरुआत के अंदर धीरे धीरे इन सब समस्याओं का समाधान होगा। यदि हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कई प्रकार के हमने समझौते कर रखे हैं, उन समझौतों का उल्लंघन अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। कई जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून बने हुए, हम उनको एक साथ उनको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि इन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो रास्ता बेहतरीन निकलने की जो हमारे को दिख रहा है, वो बेहतरीन रास्ता निकालने की हम कोशिश करेंगे। रामलाल जी, बात काटने जा रहा हूँ, पावर इतनी मजबूत है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मॉस्को के अंदर अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अंदर सारे रक्षा मंत्री गए, हमारे राजनाथ सिंह जी भी गए, राइट? अभी फिर उसके बाद में विदेश मंत्री भी गए, हमारे एस जयशंकर जी, दोनों ने, उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों से मुलाकात करी, ठीक है? उधर उसी दिन, जिस रात, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो रात हो रही थी, लेकिन जिस सुबह उन्होंने मुलाकात करी, उसी रात को चाइना की जो सेना है उन्होंने सीमा पे हरकतें करनी चालू कर दी। और चुगुल जो कि लद्दाख के अंदर है, वहां पर 1962 के बाद से पहली बार फायरिंग की आवाज सुनाई दी, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में इन दोनों मीटिंगों की दौरान की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1 तारीख से लेकर के और आज 13 तारीख के बीच के अंदर। आज तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के जो 5 लड़के थे उनको उन्होंने लौटा दिया, लेकिन ठीक है 1 तारीख को उनको अगवा किया गया। पहले तो चाइना ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से तो अगवा ही नहीं किया गया, और उसके बाद में आप उसके जब दबाव पड़ा तो उसके बाद में वो कह रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चाइना के ऊपर हम सिर्फ 224, या चलिए आप जो भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा और जो कड़े कदम है वो उठाने चाहिए, जिससे कि चाइना को थोड़ा सा हमसे खौफ हो कि ये कड़े कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर बीमारी का इलाज अगर मेडिसिन से होता है तो उसका ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता अगर ऑपरेट करने की होगी कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना और भारत की सरकार कभी भी वो निर्णय लेने के लिए पीछे नहीं रहेगी, तो वो निर्णय भी निश्चित रूप से लेगी। लेकिन एक बार जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत स्टेप बाय बढ़ रहे हैं। हम हमारी कूटनीतिक रणनीति के तहत भी बढ़ रहे हैं, हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के आधार के ऊपर भी हम बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी जो मुल्क है उन मुल्कों के परिस्थितियों को देखते हुए भी हम निर्णय ले रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतरीन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मजबूत जो देश थे उनको अपने साथ खड़ा कर भारत की वास्तविक स्थिति बताकर कि भारत कभी विस्तारवादी नीति नहीं रखता, साम्राज्यवादी नीति नहीं रखता, हम तो सबका भला चाहने वाली नीति और उस संस्कृति के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। सर हमारा जो बहुत पुराना जो मित्र है, और हमारा जो मतलब खासम खास मैं कहूंगा, वर्ड यूज इसलिए करूंगा क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत की हाँ में हाँ हमेशा मिलाता रहा है, क्योंकि उसको भारतीय सेना से, भारत की सरकार से हमेशा संरक्षण प्राप्त हुआ। ये आप ही की सरकार है, मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि इसी सरकार जो कि हम आगे बढ़ने की बात करती है, हमने सबसे मिलाया, जैसे कि आपने कहा, मैं उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि नेपाल आज हमारे सामने आंख दिखाने लग गया है। वो भी चाइना, चाइना उसको, क्योंकि वहां पर भी साम्यवादी की सरकार है, मार्क्सवादी सरकार है, और यहाँ पर भी मार्क्सवादी सरकार है। तो कहीं क्या ये हमारी सरकार की कहीं कमजोरी नहीं है कि हमने अपना एक ऐसा मित्र खो दिया जिससे हमारी एक तरफ की जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा सांत्वना रहती थी? देखिए, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि वो चंद सुख के लिए या जिसको चंद लाभ के लिए हम कह सकते हैं वो निर्णय कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि चाइना की सरकार भी
नेपाल की सरकार भी चाइना से कुछ लाभ प्राप्ति के लिए चंद दिनों के सुख प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का निर्णय कर रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर नेपाल को भी समझ में आ जाएगा कि उसका असली हितैषी कौन है। भारत ही उसका हित चाहता है, भारत ही उसको संरक्षण देगा, भारत ही उसका अस्तित्व को बचा सकता है। भारत कभी विस्तारवादी नीति रखता नहीं है। चाइना कब क्या कर दे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर किस तरीके से घुसपैठ 5 साल के अंदर की थी, वो हम कभी भूल नहीं सकते। कि इस नारे के आधार के ऊपर इस विश्वास में हम आ गए कि जब बैठ के टेबल के ऊपर बात हो गई तो चाइना ऐसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी चाइना ने जिस तरीके के भारत के साथ किया वो उस समय तत्कालीन, चाहे सिद्धांतों के आधार पर ले लो, चाहे मूल्यों के आधार पर ले लो, चाहे विश्वासघात के आधार पर ले लो, चाइना ने ठीक नहीं किया। अब भारत इन सब चाइना की चालबाजियों से अच्छी तरह से वाकिफ है और वाकिफ रहकर ही निर्णय ले रहा है। आप मान के चलो नेपाल को आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि आखिरकार उसका असली हितैषी कौन है, और आप मान के चलिए नेपाल वापस उसी ट्रैक के ऊपर वापस लौटेगा, भारत के साथ ही रहेगा हमेशा, कहीं अलग जाने की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आती। लेकिन रामलाल जी, जो विदेश नीति है उसमें कई तरह के सवाल विपक्ष लगातार आपकी सरकार पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार टारगेट करता है कि वो इतने दौरे करते हैं, हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष से मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, उसके बाद नेपाल भी एक तरीके से हमारे हाथ से छूट गया और श्रीलंका के साथ भी बहुत बेहतरीन वो संबंध नहीं है जो किसी दौर हुआ करते थे। अब ले देखिए, सिर्फ एक स्थिति है जहां हम लोग बांग्लादेश को रोकने में हमारे साथ कामयाब हो पाए, वो एक हमारी जीत है। बिल्कुल। क्या फिर से एक नए तौर पर या नई शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी हमें एक बार फिर से विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, और हमारे इर्द गिर्द के जो तमाम देश हैं, नजदीकी देश हैं, उनके साथ संबंध मजबूत हो? क्योंकि एक प्लस पॉइंट तो ये मोदी जी के दौरों का नजर आया कि इसमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, आपके साथ फ्रांस भी है, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट नजर आता है। लेकिन नजदीकी रेंज में जो पूरा आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए मुल्क हैं, उनके साथ भी संबंध अब फिर से सुधारने होंगे चाइना को, खासतौर पर चाइना के साथ जो टेंशन बढ़ी उसके बाद। देखिए, एक दौर हुआ करता था जिस दौर के अंदर पत्थरों से युद्ध हुआ करते थे, फिर एक दौर आया तलवारों से युद्ध होने लग गए, फिर एक दौर आया तोपों से युद्ध होने लग गए, फिर एक दौर आया कि मिसाइलों से युद्ध होने लग गए। अब ये दौर इस समय जो चल रहा है वो दौर है सिर्फ ब्रेन का। ये ब्रेन का अर्थ ये है कि आर्थिक इकोनॉमी के आधार पे आप जितने भी देशों के नाम ले रहे हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अन्य देश हो, इन सब की मजबूरी है, चाइना इनको फंडिंग कर रहा है, यह कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। भारत को भी इकोनॉमिक आधार पर भी मजबूत होने की आवश्यकता है, और इकोनॉमिक आधार पर मजबूत होके अपना प्रभुत्व हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों के अंदर भारत को अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा। और आप मान के चलो कि धीरे धीरे जिस दिशा के अंदर हम बढ़ रहे हैं उसके अंदर मोदी जी ने एक बार कहा था कि कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। अगर किसी बीमारी को जड़ से हमारे को नष्ट करना है तो उसके लिए कड़ी दवा भी हमारे को पीनी पड़ेगी। ये देश इस समय जो रामलाल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस राष्ट्रवाद का नारा लगातार बीजेपी बुलंद करती है, और ये राष्ट्रवाद हम लोग अब कई देशों में देख रहे हैं जहां खासतौर पर जब चुनाव नजदीक होते हैं और उनका जिक्र होता है। असल राष्ट्रवाद और चुनावी राष्ट्रवाद में बेहद फर्क है, और ये राष्ट्रवाद तो मैं आपको एक कुछ फैक्ट्स और फिगर के जरिए क्लियर कर देता हूँ कि जो चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद लगातार जनता ने विरोध भी किया, पुतले भी फूके और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन स्थिति क्या है, जो अभी पुलकी जी जो बता रहे थे, पेटीएम में जो भारतीय स्टार्टअप जो है उनमें जो चीन का पैसा है उसका आप अंदाजा लगाइए, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि चाइना क्यों डोमिनेटिंग स्थिति में इंडिया के सामने है। जो पेटीएम कंपनी है उसके अंदर टोटल फंडिंग चाइना की ओर से $3.53 बिलियन यानी कि 25,504 करोड़ रुपए की फंडिंग है, और इसमें निवेश करने वाली कंपनियां एंड फाइनेंशियल, अलीबाबा ग्रुप, सॉफ्ट बैंक, विजन फंड, टी रो प्राइस, गोजेक और उसके अलावा कुछ और अन्य कंपनियां हैं। ओला सबसे बड़ी कंपनी है पूरी कैब की इंडिया के अंदर, उसकी टोटल फंडिंग जो है वो $3.28 बिलियन की है, यानी कि 24,971 करोड़ रुपए की। ओयो रूम्स के अंदर भी तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की फंडिंग चाइना की ओर से।
स्नैपडील उसके अंदर तकरीबन 13,704 करोड़ रुपए की फंडिंग है। बायजूस के अंदर तकरीबन 11,000 करोड़ की फंडिंग है। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से चाइना को एक तरीके से बैकफुट पर लाएं? जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक तो एक तरीके से बेईमानी हो जाएगी। इसे हिपोक्रेसी भी कहा जा सकता है रामलाल जी, कि आप बात तो कर रहे हैं चाइना को हर तरीके से हराने की, डिफीट करने की, लेकिन क्या हिपोक्रेसी नहीं है? दूसरे तरीके से वो लगातार फंडिंग तो बढ़ाता जा रहा है आपके स्टार्टअप के अंदर। आप हर चीज के ऊपर उसके ऊपर निर्भर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हो, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड हो। आपको ताजुब होगा, इंडिया का जो सोलर के जो प्लांट है, उसके जो इक्विपमेंट है, उसका तकरीबन 80% हिस्सा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसे टैकल करेंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है, और एक शुरुआत के अंदर कोई भी अगर घर के अंदर भी हम एक बनाने की अगर शुरुआत करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं, तकलीफें हमारे सामने आती है। अब मान के चलिए कि एक मकान को अच्छा बनाने की हम शुरुआत कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर उसके अगर नर्वस होकर हम बैठ जाएंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ हो रहा है उसको सहन करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा उम्मीद हम रख नहीं पाएंगे, या आने वाले समय में हम बेहतरीन परिणाम हम दे नहीं पाएंगे। आप आशा और उम्मीद रखिए, एक विश्वास रखिए कि आने वाले समय के अंदर हम बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो वर्तमान के जो हालात है, इन हालातों के अंदर भी आपने देखा होगा, राष्ट्रवाद, आपने कहा कि चुनावों के समय भी राष्ट्रवाद का नारा दिया जाता है, वो राष्ट्रवाद अलग होता है। जो राष्ट्रवाद एक व्यक्ति स्वाभिमान के अंदर तहत जीना चाहता है, वो राष्ट्रवाद अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले किसी को डर लगता था? जिसके मन में आई, जो इच्छा हुई, जहां चाहा, कानपुर के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लखनऊ में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्बे में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। किसी को कोई डर नहीं था, जिसकी इच्छा हो वहीं बम ब्लास्ट करो, आराम से निकल के चले जाओ। 2014 के बाद में जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों को हम छोड़ दें, आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट की घटना, लेकिन रामलाल जी देखिए, यहाँ आपकी सरकार की एक सफलता है कि आपने उस तमाम तरह के आतंकवाद पर काबू पाया है, जो स्थिति 2014 से पहले हम लगातार देखते थे जिस तरीके से। लेकिन यहाँ बात भारत और चाइना के बीच की, और फिर देखिए इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि चीजें आपस में उलझे ना। हम बात इंडिया की और चाइना की कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ इससे बहुत प्रोडक्टिव हमारी डिबेट नहीं हो पाएगी। एक आंकड़ा और मैं दर्शकों को बता दूं, रामलाल जी, प्रीति जी, आप लोग भी उसको गौर से सुनिएगा कि डिजिटल की बात होती है। इंडिया बहुत यंग कंट्री है, 25 करोड़ से ऊपर की आबादी यूथ की है, जिसकी उम्र बेहद कम है, 25 वर्ष के आसपास की उसकी उम्र है। भारत में जो मार्केट है डिजिटल का, उसका सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल और टेलीविजन, इन्हीं दो का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसमें चीन की डोमिनेटिंग स्थिति क्या है उसे आप समझिएगा। 2019 की एक रिपोर्ट है, और ये आईडीसी क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर जो है, ये फरवरी 2020 की रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1 कंपनी है शाओमी, ये चीन की है, इसका हिस्सेदारी इंडिया में 28.6% है। उसके बाद सैमसंग आता है, साउथ कोरिया की कंपनी है, 20.3%। उसके बाद वीवो, ये भी चीन की कंपनी है, 15% की हिस्सेदारी है रामलाल जी। ओप्पो, ये भी चीन का है, 10% हिस्सेदारी। रियलमी, ये भी चीन, 10.6% की हिस्सेदारी, और बची हुई कंपनियों के हिस्से में आता है महज 14.2%। कैसे मुकाबला करें? क्या पॉलिसी है? कैसे डिजिटल अपने आप को मजबूत बनाएं? कैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, लोकल को वोकल करें, ताकि चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो। और चाइना इसका फायदा, ये दर्शकों को समझना जरूरी है, इस ट्रेड का आड़ लेकर के चाइना हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है सीमा पर। लेकिन अब वही स्थिति है कि ये 1962 नहीं है जहां कमजोर है, मुंह तो जवाब भी दिया जाएगा अगर स्थिति और ज्यादा इससे आगे निकलती है। और शायद ये बात चाइना समझ रहा है रामलाल जी, इसी वजह से वो कुछ डायरेक्ट एक्शन लेने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन इन आंकड़ों को सुनने के बाद कुछ तो आपके जहन में आता होगा, आपकी पार्टी को भी तो पता होगा ना, आला कमान को, कि कैसे इस चंगुल से बाहर निकले, इस ट्रेड के पूरे खेल से बाहर निकले। ट्रेड डेफिसिट जो है लगातार बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करें। देखिए चेतन जी, कोरोना की शुरुआत जिस समय हुई थी, चाहे वो नवंबर में पहला पेशेंट ले लो या दिसंबर की शुरुआत से लेकर भारत में आते आते फरवरी के अंदर इंडिया के अंदर भी प्रवेश कर चुका था कोरोना। उस समय अगर इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी को हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटी शून्य मानकर चलें तो वो ज्यादा बेटर होगा।
हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा कि चंद महीनों के अंदर हिंदुस्तान के युवाओं ने जिस तरीके से काम किया, हिंदुस्तान के लोगों ने जिस तरीके से काम किया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब इस क्षेत्र के अंदर आप इतना कमजोर कैसे मान के चल रहे हो कि हिंदुस्तान के युवा या हिंदुस्तान के वैज्ञानिक इतने कमजोर है कि आने वाले समय के अंदर चाइना को हम चुनौती नहीं दे पाएंगे? निश्चित रूप से देंगे। मैं कमजोर की बात नहीं कर रहा हूँ रामलाल जी, आप समझिए। मैंने जो आंकड़े पेश किए, मैं कह रहा हूँ कि इन आंकड़ों के देखें तो चुनौती बहुत बड़ी है। उस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है? मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है, आपका काम सिर्फ जवाब देने का है रामलाल जी। अब आप उसको, मैंने आपको मोबाइल की जो डोमिनेटिंग स्थिति है चाइना की, मैंने उस पर आपसे सवाल किया। मैं बहुत नम्र उसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका कोरोना से अभी कोई लेना देना नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्या प्लान है चाइना से ट्रेड में निपटने के लिए हमारी सरकारों के पास? ये सिर्फ आपका दोष नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसके पूरे 10 साल के शासनकाल के अंदर भी चाइना का ट्रेड लगातार बढ़ता रहा है। मैं आपको व्यक्तिगत कुछ आंकड़े भी भेज दूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि क्या स्थिति 2001 से 2019 के बीच में बन गई है और क्यों चाइना हम पर इतना ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है। और एक रीजन और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हम फिर से लौटाते हैं सीमा की तरफ। पुलकित जी, दौलत बेग ओल्डी बेहद महत्वपूर्ण जगह है रामलाल जी, आप भी थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। श्योक और दरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक तकरीबन 255 किलोमीटर की एक सड़क है। ज्यादातर जो रिपोर्ट मैंने देखी, जो सब कुछ छानबीन की, उसमें यही समझ में आता है कि चीन वो बहुत तेजी से पूरे LAC पर हो जाएगी। तो अब क्या स्थिति आपको नजर आती है रामलाल जी? आप तो लगातार देख रहे होंगे, आपकी तो पार्टी में चर्चा भी होती होगी कि सेना कितनी मुस्तैद है और सीमा पर क्या स्थिति है। क्या हमें एक्शन अब कठोर लेने की पोजीशन में नहीं आ जाना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति नहीं आ गई है? चेतन जी, चाइना तो मानेगा नहीं, चाइना मानेगा नहीं। देखो, आप मान के चलो कि भारत की जो रणनीति है, वो रणनीति है कि भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को ये कहा है कि हम पहल नहीं करते, हम उस नीति के तहत हम काम नहीं करते जिस नीति से हमारे को बैकफुट के ऊपर आना पड़े। बैकफुट का अर्थ ये है कि दुनिया जिसके लिए ये कहे कि भारत को ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कायर और कमजोर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कायर और कमजोर हैं। अगर किसी ने हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश की तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और भारत के सैनिकों ने दिया भी है। बिल्कुल ये बात सही है कि उस जवाब के तहत भारत के सैनिकों का शहादत भी लगी है। लेकिन भारत की आज जो सेना है, वो सेना पूरी मजबूती के साथ, पूरे अच्छे मंसूबे के साथ और पूरी ताकत के साथ जवाब देने की स्थिति में है। और जो परिस्थिति आएगी कि भारत को अब धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं है, संयम रखने की आवश्यकता नहीं है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, तो भारत की सेना वो भी देगी। लेकिन आप ये बात मान के चलो, इस समय देश सिर्फ कोई सी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी हो, इस समय सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को सेना के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। कोई किसी सेना के मनोबल को डाउन करने वाले शब्द नहीं कहे, कोई बात नहीं कहे, उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, उनसे कोई पूछताछ के लिए या उनको घेरे के अंदर लेने की कोशिश ना करे, सिर्फ उनको मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं, शायद आप जिस और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कांग्रेस का नाम लेना चाह रहे हैं सीधे तौर पर? नहीं, मैं सीधा कहूंगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे अन्य विचारधारा के व्यक्ति हो, किसी को भी सेना का मनोबल डाउन करने का किसी को अधिकार नहीं है। सेना सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की बंदिशों में नहीं है। सेना सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए और देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए। सेना देश के स्वाभिमान को नीचा करने के लिए नहीं है। और यदि सेना देश के स्वाभिमान को नीचा करने की स्थिति में नहीं है, तो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी पार्टी को भी सेना के मनोबल डाउन करने का अधिकार। ठीक है रामलाल जी, वक्त बहुत कुछ आपसे सवाल जवाब करने की इच्छा थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वक्त की सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया।